हेलो जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि बड़े मजे में होंगे और लगातार सारा क्लास अटेंड आप सभी कर पा रहे होंगे और बहुत सारे होंगे जो अभी तक क्लास अटेंड नहीं किए होंगे। तो पिछला क्लास अटेंड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जीके फॉर ऑल डिफेंस करके लिखा हुआ है। ठीक है, फटाफट डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत लोग कमेंट में रिप्लाई दे पा रहे हो, इसका आंसर उनका आंसर इतना हो रहा है उतना हो रहा है, बहुत अच्छा है। आगे करते रहिए और ये फाउंडेशन टाइप का चलेगा। एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आप सभी के साथ हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि आप जितनी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कर रहे हो, तो जीके के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये प्रैक्टिस आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। एग्जाम 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 5 मंथ के बाद है, तो एक यहां से क्या हो रहा है, आपको प्रैक्टिस हो रहा है उस लेवल का क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। चलिए एक एक करके सवाल स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारा पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा। ठीक है मेरे मित्र, और हाँ लाइक कर देना वीडियो का, आपका एक लाइक हमें उत्साह देती है। और हाँ, अगर कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो एक बार कमेंट करके बताना, क्लास पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर कोई चेंजेस चाह रहे हो वो भी बताना। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हिस्ट्री को लेकर है आप सभी का कि हु मेड हर्षवर्धना हिज सेकंड कैपिटल। मतलब हर्षवर्धना जो एंशियंट टाइम का राजा हुआ करता था, तो इनका जो सेकंड दूसरा जो राजधानी था, दूसरा राजधानी जो बनाया, कहां पे बनाया, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपसे कन्नौज, मथुरा, तनगोरी। बताइए इनका राइट आंसर क्या है। ये चार ऑप्शन आप सभी के पास है, इनका राइट आंसर आप लोग बताइए। इनका राइट आंसर है आप सभी का बी, कन्नौज। इसका आप सभी का राइट आंसर है। कन्नौज कहां है भाई आप सभी का, ये यूपी में है। ठीक है, ये इनका दूसरा कैपिटल जो ट्रांसफर किया गया था वो था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये पॉलिटी को लेकर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वारम इन अ लोकसभा। लोकसभा में क्वारम का संख्या कितना होता है। ठीक है, क्वारम एक अंग्रेजी शब्द है जो आपको हिंदी में भी क्वारम ही देखने को मिलेगा, ये क्वारम। ठीक है, तो कितना संख्या होता है। ऑप्शन है आपके पास 1/10, 1/20, 1/30, 1/40। इसका आंसर बताइए। आप लोग जो आंसर देते हो उसमें इस प्रकार से आप दिया करो कि भाई बी का आंसर आपका 2 है या 3 है, जो भी है। ठीक है, जैसे ए बी में है ना, तो 2 का आंसर आप 4 देना है या 5 का आंसर ए देना है, जो भी देना है आप आंसर इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह में क्या होगा, हम बता पाएंगे करेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, वरना अंत में आप टोटल मार्क्स अपना बता देना। ठीक है, चलिए इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है ए, 1/10। 1/10 क्वारम मतलब क्या होता है, पहले उनको समझ लेते हैं क्वारम है क्या एक्चुअली। क्वारम क्या है कि लोकसभा में, वो लोकसभा को चलाने के लिए, जैसे एक क्लास में एक मिनिमम स्टूडेंट होना चाहिए, उसी तरह लोकसभा चलाने के लिए 1/10 होना आवश्यकता है। ठीक है, आप सभी का 550 में आप सभी का जो है 1/10 होना आवश्यकता है। ठीक है, तभी वो बिजनेस रन करेगा। बिजनेस रन मतलब उस दिन का सभा चालू होगा, ये आप सभी का मिनिमम नंबर है। इतना होगा तभी आगे कार्य होगा, जो भी बातचीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का स्टैटिक्स का स्पोर्ट पोर्शन को लेकर कि रॉबर्स कप इज रिलेटेड टू विच गेम। जो रॉबर कप है, ठीक है, रॉबर्स कप है, ये किस खेल के संबंधित है। ऑप्शन है आप सभी के पास हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल। बताइए इनका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का रॉबर्ट फुटबॉल का राइट आंसर क्या है, बताइए इनका राइट आंसर। ठीक है, रॉबर कप का जो है वो किस खेल से संबंधित है, वो आप सभी का फुटबॉल के संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल के संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, इससे चेक करके बताना कितना स्कोर हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत आ रहा है एक्चुअल में, वो चीजों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेल टैक्स इज अ टाइप ऑफ विच टैक्स। जो सेल टैक्स है, ठीक है, ये किस प्रकार का टैक्स है। ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनमें से कोई नहीं। सेल टैक्स क्या है वो बताना है आपको। सेल टैक्स क्या है, वो आप सभी का है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। ठीक है, टैक्स दो ही प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर वो सारा कुछ आ जाता है और इनडायरेक्ट के अंदर ये जीएसटी वाला सारा फंड आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा बायोलॉजी और स्टैटिक्स पोर्शन सारा मिक्स रहने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए क्या है सवाल कि व्हाट हैपन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्या कह रहा है कि भैया देखो, ई सन है, गोला है, ठीक है, और ई भाई साहब तुम्हारा अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, चक्रा।
यहाँ पे तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका सन है, सूरज है, और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। क्लियर। और इनमें चक्रा जो मारता है वो मारता है मून, यहाँ पे मान लो मून है, ठीक है, ये मून है, ठीक है, चांद है। और ये चंद्रमा जब यहां पहुंचती है, यही क्वेश्चन है, चंद्रमा जब यहां पहुंचती है, क्या कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज, ये हो गया आपका पृथ्वी और सूरज के बीच में आती है, तब क्या होता है, तब भैया अगर बीच में आएगा, ये बीच में आ गया ना, तो इससे कनेक्शन कट गया, जिससे कनेक्शन कट जाएगा, जिससे कनेक्शन की दूरी बढ़ जाएगी, वही हो जाएगा भैया साहब। ऑप्शन है आपका लूनर, जिसको हम लोग चंद्र ग्रह कहते हैं, सूर्य ग्रह बोलो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो भैया साहब, चंद्रमा से इससे सन से क्या हुआ, कनेक्शन कट गया, जैसे ही कनेक्शन कटेगा तो भैया सूरज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन ग्रह। इसमें दो ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेम यही चीज रहेगा, पर सेम चीज में क्या होगा, सन यहाँ है और ये जो मून है आपका, चंद्रमा जो है बीच में नहीं आएगा, चंद्रमा पीछे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कनेक्शन सूरज और पृथ्वी का बन जाएगा, और कनेक्शन जैसे बन गया और जिसका कनेक्शन नहीं बना वो ग्रह लग जाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी के पीछे रहेगा, पीछे मतलब किधरों रह जाए, ऊपर भी रह जाए, इधर भी रह जाए, मगर सूरज और पृथ्वी दोनों सामना सामना हो जाए, ठीक है, बस क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप सभी का चंद्रमा का ग्रह लग जाएगा, जो दूर हुआ उनका ग्रह लग जाएगा, ठीक है। चलिए यही दो सवाल यहाँ पे बनते हैं, तीसरा नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पॉट को लेकर कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पॉट। जो थॉमस कप है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आप सभी के पास बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और आप सभी का फुटबॉल। बताइए इनका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 का राइट आंसर क्या है, कमेंट के थ्रू आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से। देखिए जिस फॉर्मेट से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग जरूर बताना कि थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजिंग या ऐसा कोई प्रकार का इशू है तो बताना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। इनका राइट आंसर होगा आप सभी का ए होगा, ठीक है, बैडमिंटन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है आपका, आरबीआई, ये नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। आरबीआई क्या हुआ आपका, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये आपका सवाल। अरे यार, राष्ट्रीयकरण क्या है, एक ये सवाल बनता है, एक सवाल और यहां बनता है कि आपका जो आरबीआई है, आरबीआई आपका एस्टेब्लिश कब हुआ, क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, ये भैया कब बना, ठीक है। नेशनलाइजेशन अलग चीज है, आप सभी का फॉर्मेशन अलग चीज है। पहले इनका आंसर बता देता हूं, जो कमेंट में है उनका आंसर होगा आप सभी का 1921 में, ठीक है, 1921 में। और जब बात कर ले हम कि इसका एस्टेब्लिश कब हुआ, फाउंड कब हुआ, वो होगा 1935 में। इसका आंसर होगा 1935 में, और इसका आंसर होगा आप सभी का 1921 में। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए, हाँ, किसी प्रकार के डाउट, शंका, प्रश्न हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए, हाँ, एक कमेंट था कि हम जो जितना पढ़ा रहे हैं, जितना होगा एसएसआर के लिए हो जाएगा क्या। जितना बता रहा हूं हो जाएगा, मगर जब हमारा एसएसआर का बैच आएगा, एसएसआर का क्लास जब लाएंगे 1 महीने के बाद, वो भी कर लेना, तब मैं श्योरिटी के साथ कह दूंगा कि तब आपका हो जाएगा जीके पोर्शन, ठीक है। इससे तो हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस तक का ले सकता हूं, मगर सब कुछ तो नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन छूट सकते हैं, सारा पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा। जब उनके लिए स्पेसिफिक बैच आएगा तो उनसे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, सवाल क्या है, अमर सोना बांग्लो, अमर सोना बांग्लो इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ विच कंट्री। ये जो जैसे हम लोग का जाना गाना माना है, उसी तरह ये जो अमर क्या है, सोनन बांग्लो जो है, ये किस देश का राज्य क्या है, राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन है आप सभी के पास इंडिया तो नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल और आप सभी का बांग्लादेश। ये बांग्ला लग गया तो भैया इसका तो पत्ता कट गया, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से कनेक्ट कर दो, हो गया बांग्लादेश। किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा,
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा दोनों लिखा गया था, भारत का भी और आप सभी का बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम, उनका नेशनल सॉन्ग, भारत का नेशनल सॉन्ग बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए वंदे मातरम। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कि विजय हजारी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो विजय हजारी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, ये सवाल है। ऑप्शन है आप सभी के पास, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल। देखो किस संबंधित है, कब को लेकर। देखो स्पोर्ट में 3 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं, पहले उसको क्लियर कर दूं आप सभी का। स्पोर्ट को अगर आप इस चैप्टर को रेडी करना चाहते हैं 3-4 सवाल बनते हैं। पहला क्या है, वर्ड्स का रिलेटेड, कि ये शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा चीज क्या बनता है आपका, दूसरा बनता है ट्रॉफी को लेकर, कप्स बोलो एंड ट्रॉफी को लेकर कि भैया ये ट्रॉफी कौन से खेल। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें करंट अफेयर अगर पूछ ले, करंट अफेयर से पूछ ले, उसमें 2 ही 3 सवाल आते हैं। पहला चीज आपका जो करंट अफेयर से पूछ सकता है वो पूछेगा कब हुआ है, व्हेन पूछ सकता है, और हु पूछ सकता है, कौन जीता। ठीक है, यही पूछ सकता है। यही आपको स्पोर्ट का पूरा क्षेत्रफल खत्म, इसके आगे नहीं। बस इसको रेडी कर लेना, आपका लेवल कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको करवा भी दूंगा। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। चलिए, इसका आंसर नहीं बताया था क्या, इसका आंसर हुआ क्रिकेट। ठीक है, इसी को भाई साहब हम लोग और बोलते हैं रणजी ट्रॉफी। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं रणजी ट्रॉफी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फटाफट खत्म करेंगे 20 मिनट के अंदर, 20-22 मिनट के अंदर सारा सवाल को डील कर लेंगे। सवाल क्या है, ड्यूरिंग द टन्योर ऑफ विच वाइसरॉय, किस वाइसरॉय के समय में। ठीक है, किस वाइसरॉय के समय में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हैज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाया गया था, तो उस समय वाइसरॉय कौन था, कब चलाया गया था, आप सभी का 1930 में चलाया गया था। ठीक है, 1930 का वाइसरॉय आपको पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आप सभी के पास, लॉर्ड मैकाले भैया, इसने एजुकेशन पॉलिसी लाया था, जो हमारा भारत का एजुकेशन था एनईपी के पहले। ठीक है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको एनईपी बोलते हैं, इनसे पहले जो पॉलिसी था, ठीक है, तो वो मैकाले के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड क्या है, लिंगटोन्स नहीं, लॉर्ड आप सभी का इरविन और लॉर्ड कर्जन। मैंने बताया था पिछले क्लास में, लॉर्ड कर्जन भैया कहा थे पेटिशन ऑफ बंगाल, किसमें भैया, पेटिशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन करवाने में उस समय ये वाइसरॉय थे। ठीक है, तो इनका भी पत्ता कट गया। अब बचते हैं 2 भाई साहब। आपको पता होगा कि 1930 में भाई साहब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1931 में आपका दूसरा हुआ था। ठीक है, 1932 में आपका तीसरा हुआ था, और 1931 में आपको एक चीज और पता होगा, यहाँ पे एक क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या हुआ था, समझौता हुआ था गांधी के बीच में और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसी समझौता में लोग को लगता है कि भगत सिंह का मांग नहीं किया गया, उनके लिए कोई शब्द नहीं लिखा गया कि उनको छोड़िए। ठीक है, इसने लिखा था, मगर क्या लिखा था कि जो भाई साहब देश प्रेम में या देशभक्ति में या जो इन्वॉल्व थे नेशनल मूवमेंट में, मगर उनपे जो आरोप लगा हुआ था वो था टेररिज्म का, मतलब उसने बम फेंका हुआ था, मगर कोई मरा नहीं तो उसको टेररिज्म कैसे कहेंगे, ये लॉजिक तो लगा नहीं वहां पे। ठीक है, तो ये आपका 1900 कब हुआ था, 31 में हुआ था। पूछ रहा है 30 का, तो कौन हो गया भैया आपका, लॉर्ड इरविन। कौन हो गया, इरविन। इरविन को याद रखिएगा, कब से कब तक था इरविन, आपका था इरविन 1926 से लेकर 31 तक। ठीक है, 26 से लेकर 31 तक आपका था, याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सारा चीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां से सवाल आपका बनते हैं, हर पेपर में एक एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे मित्र, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 है कि वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। ठीक है, सम्मेलन गोलन सम्मेलन वही होगा ना हिंदी में, हाँ, गोलन सम्मेलन आपका पहला कहां पे हुआ था। ऑप्शन है बेजिंग भैया कहाँ है, चाइना का कैपिटल है। क्या है, चाइना का कैपिटल। ठीक है, वाशिंगटन डीसी आपका यूएसए का कैपिटल है। ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, 2 आपके पास बचते हैं, यूएसए, चाइना, ये 4 ऑप्शन है आप सभी का।
ठीक है, इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में थ्रू फटाफट बता सकते हैं क्या इनका राइट आंसर है। ठीक है, देखो इनका राइट पहले समझ रहे हो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का बात हो रहा है आपका। ठीक है, वही जब वाइसरॉय वो थे, ये थे, वो थे। ठीक है, ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, अगर यही चीज आपको सेकेंड राउंड टेबल पूछ ले तो भैया सेकेंड पूछे या थर्ड पूछे या फर्स्ट पूछे, आंसर होगा लंदन। क्या होगा आंसर? आंसर आपका लंदन ही होगा। क्लियर है? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका लंदन में ही हुआ था। क्लियर है? ये चीज पे कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, फर्स्ट राउंड टेबल में गांधी जी नहीं गए हुए थे, सेकेंड में गए हुए थे, फिर थर्ड में भी नहीं गए हुए थे। ठीक है मेरे मित्र, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है? हु इन्वेंट मोबाइल, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, थॉमस है आपके पास, मार्टिन है, एडवर्ड है, जेएल ब्लार्ट्स है। ठीक है, जेएड ब्लार्ट्स है। तो बताइए मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार अलग है, टेलीफोन का आविष्कार अलग है। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा। ये आपका राउंड फिगर 1976 के आसपास हुआ था। ठीक है, डेट वेट याद मत रखो, डेट बस ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इनका आंसर होगा आप सभी का मार्टिन कॉपर। क्या होगा? मार्टिन कॉपर के द्वारा। क्लियर है? आंसर बी होगा, याद रखिएगा। डिस्कवर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, डिस्कवर के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन थ्रू आप जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या आ रहा है। माइक ऑन एन जी। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच इज कॉल्ड पिंक सिटी, किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन है आप सभी के पास, चारों देख लो भैया साहब, बताओ फटाक से इसमें ऑप्शन क्या पढ़ना, आपको राइट आंसर पता होगा। ठीक है, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। सभी लोगों का आई होप कि पता होगा जयपुर को। भाई साहब क्यों कहते हैं, एक सवाल और आ जाता होगा कि जयपुर को पिंक सिटी हम लोग क्यों कहते हैं। इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, कि भैया साहब महाराज राम सिंह, महाराज राम सिंह ने भाई साहब पूरे शहर को पिंक करवा दिया था। क्यों करवाया था? वेलकम करने के लिए। क्यों करवाया था इसने वेलकम करने के लिए। किसको वेलकम करने के लिए? ब्रिटिश के क्वीन को। कौन थी? विक्टोरिया। इनका वेलकम करने के लिए भाई साहब पूरे शहर को पिंक करवा दिया। ठीक है, तो ये इनका मेन रीजन रहा। क्लियर है? और हाँ, अभी भी जो मेन सिटी था, मेन एरिया जो था, अभी भी वहां पर रूल इसके लिए बनाया गया कि अभी भी बाहर का जो कलर है वो पिंक ही करवाया जाता है, अभी भी बहुत सारे जगह पे। ठीक है, जो स्पेशली जयपुर की बात कर रहा हूँ, मोस्टली शहर वाला पोर्शन। ठीक है, अभी भी रूल बना दिया गया। ठीक है, करंट सिचुएशन है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द मिनिएचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड। जो भैया साहब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, किस क्या बोलते हैं, संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, छोटा संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? अमेंडमेंट को कहा जाता है, ये आप सभी का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन एक बार फटाफट एक बार मैं पढ़ लेता हूं आपको। 40, 92, 42, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीनों संशोधन में से बताइए। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब इनका जो राइट आंसर है वो है आप सभी का 42 42 42nd अमेंडमेंट जो था, संशोधन जो था, अमेंडमेंट, इन्हीं को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, एक बार कलर चेंज करूं, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था आप सभी का, ये डीपीएसपी नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी का कुछ पोर्शन ऐड हुआ गया था। डीपीएसपी का भी बहुत पोर्शन ऐड किया गया था, मतलब बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, कब हुआ था ये भी मैं बता दूं, पर कलर ये सही नहीं लग रहा है, ये ठीक है। हाँ, 1976 में 1976 में आप सभी का अमेंडमेंट 42 हुआ था। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज और याद रखिएगा, अमेंडमेंट 44 के द्वारा बहुत सारे को रिमूव किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, रिमूव किया गया था बहुत सारे अमेंडमेंट, यहाँ भी संशोधन हुआ था। अगर एडिंग का बात क्या हो, कभी भी पूछ लिया जाए कि किस संशोधन के हिसाब से जोड़ा गया है,
अगर आंसर ना पता हो तो आप लोग 42 अमेंडमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर के रूप में, अगर ऑप्शन में है तो। अगर रिमूवल का बात करें कि हटाया गया है, तो इसके जगह पे आप अमेंडमेंट 44 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब हुआ था? 2 साल के बाद हुआ था, 1978 में आपका हुआ था। क्लियर है? डेट याद मत रखिएगा, बस कनेक्शन के लिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आज थोड़ा सा आपको टाइम लग गया होगा क्योंकि आज थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कनेक्ट करते करते जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज चिल्का लेक? चिल्का लेक कहाँ है? सबको पता होगा भैया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा, एमपी। राइट आंसर है आप सभी का उड़ीसा। सभी को पता होगा, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विच मंडलास। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, समझाना पड़ेगा आपको वरना भूल जाओगे, क्या फायदा पढ़ के। ठीक है, ये कि 10 मिनट में 10 मिनट में 20 सवाल, भैया समझ में ही ना आए, याद भी ना हो। अगर यार 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो याद होना चाहिए ना। याद ही ना तो क्या फायदा भैया, नया क्वेश्चन ना सीखे तो क्या फायदा 10 मिनट देखे। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन अच्छा करने से फायदा है कि भैया 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करें, टाइम दो मगर वो यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, चलो सवाल क्या आपका, विच मंडलास ऑफ ए ऋग्वेद वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। सोमा मतलब कि जो मंडलास, पहले समझो मंडलास क्या होता है। ऋग्वेद वेदा में टोटल 10 मंडलास है। मंडलास मतलब हम लोग कहे तो पार्ट। ठीक है, इसमें कितने हैं टोटल? टोटल 10 मंडलास है, 10 मंडलास। और 10 मंडलास मतलब बोले तो पार्ट, इतने चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के अंदर में क्या होते हैं भैया साहब? छोटा छोटा पेज बोलो, जैसे इसको पार्ट मान लो, उसको आर्टिकल मान लो। ठीक है, इसके अंदर टोटल हिम्स, हिम्स मतलब मंत्र, हिम्स कितने भैया साहब? 1028, 1028 हिम्स है। ये सवाल नेवी का रिपीटेड है, नेवी में पूछा गया एक बार, एसएससी जीडी मत भैया, बहुत बार। कोई बातें नहीं पूछो, देख लो प्रीवियस ईयर, मिल जाएगा, गूगल में सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, ये है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कि कौन से मंडलाज में हम लोग सोमा का बात किया हुआ है, डेडिकेटेड किया हुआ है। ये सवाल है। ऑप्शन है आपका पहला, 8वां, 7वां, 9वां। समझ में आ गया क्या 8वां, 9वां, 7वां लिखा हूं मैं? समझ में आ रहा है चीजें? तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि 16 नंबर का बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या है, कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर? जल्दी से बताइए 16 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से। इनका राइट आंसर है आप सभी का 8, 9, 9वां में बात किया गया है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, 7 नंबर, 7 नंबर, हाँ ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो बात किया गया था, डील विद द, किसके विषय में बात किया गया था कि 10 किंग, वार ऑफ 10 किंग, 10 राजा के बीच में झगड़ा हुआ था, वार ऑफ 10 किंग, 10 राजा के बीच में झगड़ा हुआ था, मतलब वार हुआ था, उन्हीं के विषय में बात करता है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो बताया बस काफी है, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, काम करना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या है? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। हमको डेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं डेट पहले लिख ही देता हूं आपके सामने में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? आपको पता होगा कि 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, यहां से लेकर 1945 तक आपका वर्ल्ड वार सेकेंड चला हुआ था। तो 39 में ही क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ो। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला हार्डवाला। इसका राइट आंसर क्या है भैया? सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इनका आप सभी का राइट आंसर हो गया। इन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड किया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। और हाँ, इन्हीं का ये फॉरवर्ड ब्लॉक था। फिर आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन इसने नहीं किया था, जब ये कांग्रेस को छोड़ दिए, जो कांग्रेस में 1942 में 1942 में जब ये प्रेसिडेंट कांग्रेस का बने, मगर महात्मा गांधी इसका चलने नहीं दिए। नहीं कहते हैं गोदी, गोदी मीडिया, उसी तरह गोदी वाला हाल हो गया था। तो महात्मा गांधी के बात पे चला नहीं, मतलब भैया आई विल लीव, लीव किया। तो आईएनए, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का ये भैया वहां का कमांडर बन गया। उसके बाद जो हमारा मारा मारा फाड़ के, ये दोनों मिलकर फाड़ डाला, खुद का आर्मी लेकर पहुंच गया, खेल तमाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। हाँ, अगर फाउंडर पूछ ले इंडियन नेशनल आर्मी का, तो इसका है मोहन सिंह। कौन है? मोहन सिंह। मोहन सिंह इनका फाउंडर है, याद रखिएगा, मोहन सिंह।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो कमांडर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, बस 3 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप इज मेंशन, नागरिकता किस भारतीय संविधान के पार्ट में लिखा हुआ है। ऑप्शन है आपका 2 पार्ट, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है आपका कौन से पार्ट में लिखा गया, सेकेंड पार्ट में। किसमें लिखा गया है, पार्ट आपका सेकेंड में लिखा गया है, सेकेंड पार्ट में। अगर आर्टिकल कहां से कहां तक डील किया गया भैया साहब, ये आपका 6 नहीं भाई साहब, ग्रीन सारा हो जाता है क्या, अच्छा सारा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 5 से आर्टिकल 11 के बीच में डील किया गया है, ठीक है। नागरिकता का बात कर रहा है, 6 आर्टिकल है, पार्ट याद रखना। अगर 2 का आपको 3 का पूछ लिया जाए, 2 हो गया। 3 का बात किया जाए, इसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का बात किया गया है, आर्टिकल 12 से आप सभी का 35 तक लेकर। चौथा बात किया जाए तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से किया गया भाई साहब, 36 से लेकर आपका 51 तक, ठीक है, 36 से। पांचवा बात कर लिया जाए तो आपका फंडामेंटल, तीसरा हो गया, दूसरा बता दिया, फंडामेंटल आपका ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी कब बात किया भाई साहब, 51 का ए से लेकर 51 का के तक, 51 का के तक, इसी के अंदर आर्टिकल है। ये मौलिक कार्य, क्लियर है, ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। पॉलिटी को लेकर आपके सिलेबस में उतना कुछ खास सवाल नहीं आते हैं, बेसिक सब आते हैं, ठीक है। हाँ, एसएससी जीडी में बस थोड़ा आता है, बाकी नेवी वाला बात हुआ, एयरफोर्स का बात हुआ, कॉस्ट गार्ड, बेसिक्स के जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल कर आगे बढ़े, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के पास, हु वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख। सिख में टोटल 10 गुरु था, ये आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कि 10th गुरु था, 10 गुरु था। 10 में पूछ रहा भैया 10वां नंबर कौन था या लास्ट नंबर पे कौन था। ऑप्शन में आपका गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर है आपका गुरु गोविंद सिंह, ये था भाई साहब। कौन थे, कहां पे जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, इनका बिहार में जन्म हुआ था, ठीक है। कहां पे जन्म हुआ था इनका, बिहार में इनका जन्म हुआ था, क्लियर है। चलिए लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और फटाक से क्लियर करते हैं इसको। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के साथ हम 20 क्वेश्चन के साथ हम 20 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, इसलिए 40 हो जाते हैं। तो 40 को बताने के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। सवाल क्या है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल हैज बीन अरेंज। भारत के किस संविधान में अटॉर्नी जनरल का चर्चा किया गया है, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन है आपके पास 70, 52, 76 और 82। राइट आंसर है आपका 76 आर्टिकल में इनका डील किया गया है, क्लियर है। चलिए इन्हीं के साथ आज के क्लास को हो गया 20 नंबर, हाँ, आज के क्लास को खत्म करेंगे। अगर कोई डाउट्स, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं आपके साथ हूं और आऊंगा, ठीक है। और नेवी वाले बच्चे, एयरफोर्स वाले मेरे सोल्जर्स, आईसीजी वाले या एसएससी जीडी वाले या आर्मी वाले, डोंट वरी, आई एम विथ यू एंड आई एम गिविंग यू फुल प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। चलिए इन्हीं के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।